रात का वक्त था, लगभग 11 बज रहा था और जो घर की बहू थी वो उठी थी टॉयलेट जाने के लिए। और जैसे ही वो जा रही होती है तब तक देखती है कि उसकी जो जेठानी है वो हाथ के में कटोरी ली हुई थी और उस कटोरी में तेल था। उस तेल को लेकर के वो सीधा अपने ससुर के कमरे में जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अब इधर जैसे ही ये नज़ारा बहू देखती है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है और उसके बाद से वो औरत बाहर निकलती है, जिसको वो औरत सही से चल भी नहीं पा रही थी। अब जिसको देखने के बाद जो घर की बहू थी वो बहुत ही हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या था। लेकिन अब ऐसा ही ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है, लेकिन जब एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो जा करके कमरे में झाँक करके देखने की कोशिश करती है और देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि जब उस कमरे में वो बहू खुद दाखिल हो जाती है और जानना चाहती है कि आखिर इस कमरे का राज क्या है, क्यों ये औरत तेल लेकर के कमरे में जाती है। तो चलिए जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था और आगे का माजरा क्या है, इस कहानी को जानने और समझने के लिए हमको बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना जौनपुर की है। दरअसल ये घटना एक हमारे मित्र ने साझा करी है और उसको सुनने के बाद जब उन्होंने बताया तो बड़ा ही अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी कि आप लोगों तक सोचा कि पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहम में जीते हैं, लेकिन कुछ लोग वहम को ही सच्चाई बना देते हैं और उस सच्चाई को सच साबित करने के लिए दूसरा कोई व्यक्ति अपने आप पे ही उतर जाए वो भी कम होता है। दरअसल जौनपुर जिले में एक लड़की रहती है जिसका नाम रीना रहता है और रीना की शादी प्रमोद कुमार नाम के एक लड़के से होती है। जब उस घर में ये बहू बन करके जाती है और उस घर में उसके अलावा उसकी एक जेठानी होती है और उसका ससुर होता है और उसका पति होता है। यानी कि इस घर में टोटल 4 लोग होते हैं। और जो उसका बड़ा जेठ था उस रीना का, वो बाहर गया रहता था और वो विदेश गया हुआ था। और उस जेठ को इस बहू ने देखा ही नहीं था, क्योंकि उसने शादी में आने की ज़रूरत ही नहीं समझी और वो आया भी नहीं था। अब ऐसे ही वक्त करता है, ये जो रीना है अपने पति प्रमोद कुमार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अपने दाम्पत्य जीवन को गुजार रही थी। और ये दोनों लड़कियां, यानी कि जो रीना थी वो और दूसरा का नाम था तुलसी, और ये दो तुलसी और रीना दोनों साथ में रहा करती थी। और जैसे कि ये दोनों बहनें हैं, लेकिन जो रीना है वो तुलसी को भाभी कहा करती थी। अब ऐसे ही वक्त करता है, लेकिन एक दिन रात के वक्त जब इसकी आँख खुलती है ये वॉशरूम के लिए जाती है और जब उधर से आ रही होती है तो इसकी नज़र पड़ती है इसकी जेठानी पे, यानी कि तुलसी पे। और तुलसी जो है हाथ में कटोरी का तेल लिए हुए वो एक अपने जो ससुर का कमरा होता है उस कमरे में जा रही होती है, जिसको देख करके जो रीना होती है वो खड़ी हो जाती है। अब जब रीना खड़ी हो जाती है तो वो बिल्कुल भी इस बात से अनजान थी तुलसी कि उसको कोई देख भी रहा है, और वो सीधा अपने ससुर के कमरे में जाती है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। और रीना को बड़ा ही अजीब लगता है कि आखिर ये उसकी जेठानी ससुर के कमरे में क्यों गई है और दरवाजे को अंदर से बंद क्यों कर लिया है। लेकिन वो सोचती है कि चल के अपने पति यानी कि प्रमोद से पूछे, लेकिन उसको उचित नहीं लगता है। वो सोचती है कि बात का बतंगड़ हो जाएगा, हो सकता है कि मैं इस घर में नई आई हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी ना हो और मैं कुछ सोच कुछ भी हूँ, लेकिन अगर हो निकल जाए कुछ भी तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा ही बुरा हो जाएगा और उस घर में फूट पैदा हो जाएगी। अब इसीलिए जो रीना होती है वो शांत ही रहना उचित समझती है और ऐसे ही वक्त कटता है। लेकिन ये बात अगले दिन और फिर उसके अगले दिन यानी कि लगभग चौथे दिन तक ये नज़ारा वो देखती है। और देखने के बाद उससे जब रहा नहीं जाता है तो वो रीना जो होती है वो तुलसी से पूछे ही बैठती है कि भाभी आप पिताजी के कमरे में रोज़ाना तेल लेकर के क्यों जाती हैं। अब जैसे ही ये शब्द वो सुनती है तो तुलसी सकपका सी जाती है, उसके माथे पसीना आने लगता है कि आखिर वो इस बात का जवाब क्या दे। लेकिन अब वो कुछ चाह करके भी जवाब नहीं देती, लेकिन फिर वो सोचती है कि इस बात को किसी तरह भी बनाना पड़ेगा, टालना पड़ेगा। और इसीलिए वो उससे कहती है कि ससुर जी के पैरों में दर्द होता है, उसी को मालिश करने के लिए मैं जाती हूँ। उनका पैर रोज़ाना दर्द करता है, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि पैर की मालिश कर देनी चाहिए। तो जो रीना होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप जाते तो हैं मालिश करने के लिए, ठीक है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों करती हैं।
अब जब ये शब्द सुनती है तो रीना एकदम की बातें सुन करके जो तुलसी है वो बिल्कुल हैरान थी, परेशान थी कि आखिर ये क्या पूछ रही है। अब वो बिल्कुल झल्ला सी जाती है और वहाँ से कहती है कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अब रीना को बड़ा ही अजीब सा लगता है, रीना अब परेशान सी रहने लगती है। लेकिन एक दिन उसकी एक सहेली होती है जो आई रहती है, जिसका नाम खुशबू होता है। सहेली जब आती है घर पे तो सहेली से रीना अपने दिल की बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान वो बताती है कि जो उसकी जेठानी है वो रात के लगभग 10 बजे 11 बजे रोजाना तेल लेकर के घर में जाते, अपने ससुर के कमरे में जाती हैं और वहाँ पर उनकी मालिश करती हैं। कहती हैं मालिश करते हैं, लेकिन वो 2-2 3-3 घंटे बाद आती हैं। किसी किसी दिन तो पूरी पूरी रात अंदर ही रह जाती हैं। अब जैसे ही खुशबू इस बात को सुनती है, वो बड़ी ही चैप्टर टाइप की लड़की थी, बहुत ही चालाक लड़की थी। वो कहती है कि नहीं, ऐसा तुम्हारी सोच है कि वो तेल से मालिश करती है, बल्कि वो खुद की मालिश करवाती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अवैध संबंध जरूर ही है। अब जैसे इस बात को रीना सुनती है तो वो बेहद हैरान हो जाती है, बेहद परेशान हो जाती है कि आखिर ये क्या ये बोल रही है। अब इस बात को सुन करके अब रीना भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है। और उस नज़ारे को वो लेने के लिए, देखने के लिए एक दिन रात को के वक्त वो खिड़की से झांक रही होती है। जब उसकी जो जेठानी होती है उस कमरे में जाती है तो ये झांकती है और कमरे की लाइट जल रही थी और दोनों को जिस हालत में वो देखती है, देखने के बाद वो बिल्कुल, उसको समझ ही नहीं आता कि फिर वो करे भी तो क्या करे। बिल्कुल हैरान, बिल्कुल परेशान, आखिर वो जाए भी तो कहाँ जाए, आखिर करे भी तो क्या करे। अब इसीलिए वक्त कटता है और जो महिला है वो परेशान होती है। फिर फैसला करती है कि तीसरे दिन वो फैसला करती है कि चाहे जो भी हो जाएगा, इसका सच का वो पता जरूर लगाएगी। लेकिन अब वो ध्यान देने लगी थी कि जो उसकी जेठानी थी, अब वो धीरे धीरे गाउन पहनने लगी थी और वो भी गाउन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। और उसको देख करके अब रीना के मन में थोड़ा सा संदेह हो जाता है और रीना देखती है कि उसका जो पेट है वो बाहर आ रहा है। वो पूछती है कि अरे आप प्रेग्नेंट हैं क्या? तो वो कहती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो कहती है कि आपने मुझे कभी बताया नहीं। तो कहती है कि नहीं, मेरा 7वां महीना चल रहा है और जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं हो जाता है तब तक किसी को बताया नहीं जाता है। क्योंकि अब ये बात जब तुलसी कह रही होती है तो वो बिल्कुल परेशान थी, सकपका रही थी और वो उस बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। रात का वक्त होता है, माफ़ी चाहते हैं, सुबह का वक्त होता है। सुबह के वक्त ये चारों लोग बैठ करके डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और उसी दौरान ये जो रीना है वो कहती है, उसको देती है खाने की कुछ चटनी देती है और कहती है कि लीजिए भाभी, आपको खट्टा खाने का मन कर रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे तो औरतों का ज़्यादा खट्टा ही खाने का मन करता है। अब जैसे ही ये बात वो सुनती है तो उसका खाना सड़क जाता है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो जो उसका ससुर होता है वो पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि इसको खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो वो कहती है कि ये जो भाभी है ये पेट से हैं और इनका 7वां महीना चल रहा है। अब बड़ा ही अजीब सी बात थी कि जो रीना थी इस बात से अभी भी बेखबर थी कि इसका पति जो है वो तो आया ही नहीं था। लेकिन वो जो तुलसी से इस बात का भी जिक्र हुआ था, लेकिन तुलसी वो कहती है कि नहीं, वो एक रात के लिए आए थे और तुम उस दिन थी नहीं। तो एक दिन के लिए जो रीना थी वो गई हुई थी अपने मायके और उसी दिन का वो जिक्र कर रही थी कि उसी दिन वो आए थे और फिर चले भी गए थे। तो इधर जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद जो ससुर है वो वहाँ से उठता है और उठने के बाद से और जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने मायके जाना था ना, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ ही देता। अब जैसे ये बात वो कहता है तो जो तुलसी होती है वो वहाँ भी उठ जाती है और जा करके तैयार होने चली जाती है। आमतौर पे ऐसा होता था कि जब भी तुलसी को कहीं जाना होता था तो उसका ससुर ही उसको लेकर के जाया करता था, चाहे वो बाजार जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, चाहे मायके जाना हो। अब जैसे ही वो तुलसी को लेकर के उसका ससुर जाता है और शाम होती है तो शाम के वक्त उसको अपने साथ में ही लेकर के चला आता है। अब जैसे साथ में ही लेके आ जाता है तो रीना बड़ी परेशान हो जाती है, कहती कि आप तो मायके गई थी। तो जो तुलसी होती है वो कहती है हाँ गए थे, लेकिन माँ थी नहीं घर पे तो इसलिए चले आए हैं, सोचे क्या करेंगे वहाँ रुक पे, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रीना के दिमाग में ये बात खटक रही थी कि आखिर माजरा क्या है। ये गई है, कम से कम 7वां महीना चल रहा है, यहाँ पर जा करके रहती तो 2 महीने की बात थी और फिर ये डिलीवरी हो जाती, फिर चली आती, अच्छे से इनकी देखभाल हो जाती और सारा घर का यहाँ पे काम भी करना पड़ता है इनको। लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो ध्यान से देखती है तो उसके गाल पे निशान लगे हुए थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि इनके साथ किसी ने मारपीट करी, दोनों गालों पे चाटे लगे हुए थे जिनके फिंगरप्रिंट उसके गालों पे प्रिंट हुए थे। अब ऐसे ही अब उसका दिमाग और भी खौंच जाता है और वो और भी सोचने लगती है कि आखिर ये क्या, आखिर ये माजरा क्या है। इस बात का तो वो पता जरूर ही लगाएगी। रात होती है और रात के
जैसे ही टाइम होता है 10 बजने वाला होता है तो वो तेल की शीशी लेकर के कटोरी लेकर के वो सीधा अपने ससुर के कमरे में जाती है। कमरे की लाइट जो थी वो बंद होती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है अपने ससुर के पास, उसका ससुर उसके तेल से हाथ से तेल की शीशी लेकर के फेंक देता है और उसकी बाह को पकड़ करके मरोड़ देता है। मरोड़ने के बाद उसको मारता भी है एक दो चाटा और कहता है कि मैंने जब तुम्हें मना किया था कि इस बात का जिक्र मत करना, तुम गाउन ही बस पहन करके रहना, तुमने आखिर ये बात बताई कैसे और रीना को ये बात पता कैसे चली। तो ये तो अंधेरे में ये तो रीना ही थी। रीना कुछ बोलती नहीं है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी बीवी हो। अब जैसे ही रीना इस बात को सुनती है वो बिल्कुल अवाक रह जाती है और जब ऐसे ही निकलता है तो कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम प्रेग्नेंट मत होना, लेकिन तुम जानबूझ करके मेरे बच्चे की माँ कैसे बन गई। अब जैसे ही रीना इस बात को सुनती है वो थोड़ी सी हैरान होती है, परेशान होती है और किसी तरह अपने हाथ को छुड़ाती है और छुड़ा करके वहाँ से तुरंत बाहर भाग जाती है। जा करके अपने पति यानी कि प्रमोद को जगाती है और अपने जेठानी को जगाती है तुलसी को, और वहाँ से लेकर के उन दोनों को लेकर के उस अपने ससुर के कमरे में आती है और कमरे की लाइट जलाई जाती है। जैसे ही कमरे की लाइट जलती है तो अपने ससुर जो है उसका वो देखता है कि कमरे में उसका बेटा, उसकी बहू और उसकी दूसरी बहू भी कमरे में मौजूद हैं। अब जैसे ही इस बात को वो देखता है तो ऐसा अनजान सा नाटक करता कहते कहते तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जो रानी रीना होती है वो कहती है कि ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करिए, जो भी सच है मुझे पता चल गया है, आप बताइए। अब ऐसे ही रीना जो है वो प्रमोद को सारी बातें बताती है कि ये इनका कोई बेटा नहीं है बल्कि ये खुद इन्हीं की ये बीवी है और ये झूठ बोल रहे थे मुझसे। अब प्रमोद भी सकपका जाता है, प्रमोद को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो जवाब क्या दे। हालांकि प्रमोद को इस बारे में शायद जानकारी कहीं ना कहीं होती है और जब सारी बातें खुल करके सामने आती है, जो ससुर होता है वो कहता है कि चलो सब बातें जब खुली गई है तो मैं तुम्हें सारी बातें ही बता देता हूँ। दरअसल जो रीना का जो ससुर होता है अब वो सारी बातें बताता है, जिनका नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र सारी बातें बताते हैं और सारी कहानी निकल करके सामने आती है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जो धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है वो जो धर्मेंद्र की जो पत्नी होती है वो ज़्यादातर बीमारियों से जूझ रही होती है और ये जो तुलसी है उसी घर में नौकरानी होती है। अब नौकरानी होते हुए जब ये धर्मेंद्र होते हैं ये दारू का सेवन कर रहे होते हैं हमेशा। अब उनकी पत्नी बीमार है, ज़्यादा वक्त से उसके साथ संबंध नहीं बना पाते हैं और तुलसी को एक दिन ये नशे की हालत में देखते हैं तो ये अपना आपा खो बैठता है और तुलसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। लेकिन अब तुलसी इस बात से बहुत ही ज़्यादा उसको आहत हुआ था और वो गुमसुम से रहने लगी थी। लेकिन जब तुलसी की जो मालकिन होती हैं जब बात को पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो, तुलसी को अब रहा नहीं जाता है, सारी बातें वो बयां कर देती है और बयां करने के बाद से जो तुलसी की जो मालकिन होती है वो काफ़ी गुस्सा भी होती है धर्मेंद्र पर और कहती हैं कि तुमने ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। लेकिन धर्मेंद्र माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं शराब के नशे में था और मैंने नशे की हालत में ऐसा कर दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब जैसे ही इस बात को सुनती है वो भी उसको माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि चलो तुमने जो भी किया है वो गलत ही किया है, लेकिन तुम इसी से शादी कर लो और शादी करने के बाद मान लो मेरा क्या है, मैं तो कितने ही दिन की मेहमान हूँ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने दिन बस चल रही हूँ, बाकी मैं तो मर ही जाऊँगी। तो तुम इसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार करना, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। दरअसल बात यह है कि जो तुलसी थी वो अपने साहब यानी कि धर्मेंद्र को अपने पति से भी बढ़कर मानती थी। उनका जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी सारा ख्याल रखा करती थी और कुछ ही समय बाद यानी कि लगभग 2 हफ्ते बाद ही जो ये रीना की सास यानी कि जो घर की मालकिन थी वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं और तुलसी और धर्मेंद्र दोनों एक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन समाज के डर से वो ये दिखावा करते हैं कि उनका बेटा और उनकी ये बहू है, ये तुलसी को, ये रानी को ये बताया जाता है। अब जब सारा मामला खुल करके सामने आता है तो जो रीना है वो कहती है कि ये बताइए आप इतना गलत कर रहे हैं, आप इनसे शादी किए हैं उसके बाद भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, इनको नौकरानी की तरह रख रहे हैं, अपने बेटे की बहू बनाए हुए हैं, तो ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। और फिर उस दिन से उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है और तुलसी और जो धर्मेंद्र है ये दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और बाकी रीना और प्रमोद
अपना अपने आप में मस्त हो जाते हैं। यानी कि अब रीना को सास मिल गई, यानी जिसको भाभी कह रही थी अब उसको वो सास कहने लगी थी, और ससुर तो थे ही। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, रिश्तों की मान मर्यादाओं का ख्याल रखें। समाज में ऐसे बहुत सारे घटनाएं निकल करके सामने आती हैं जिसको हम लेकर के आप लोगों तक आते हैं। अगर आपकी राय हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और हम उस कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।